नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था का प्रकार या अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, आज हम वो जानेंगे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं और किस तरीके से हम उसका अपने जीवन काल में यूज़ करते हैं और क्या क्या उसके आंकड़े हैं और कहाँ कहाँ पे उसे हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और कौन कौन से अर्थशास्त्रियों ने क्या क्या अपने मत दिए और अर्थशास्त्र कितने क्षेत्र में होते हैं या क्या क्या होता है। और उसमें हमने ये जाना था अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था का प्रकार। और इसके पहले का टॉपिक पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पे जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अर्थव्यवस्था का प्रकार। अब अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी यानी कैपिटल इकोनॉमी, समाजवादी सोशलिस्ट और मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था को जानने से पहले हमें ये जानना है कि अर्थव्यवस्था के मुख्य निर्णय क्या क्या होते हैं। यानी इसके 3 निर्णय जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो पहला हमारा क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए क्या उत्पादन करना है, यानी किन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना है, किन वस्तु या सेवाओं का उत्पादन करना है। मतलब क्या उत्पादन करना है, मान लीजिए जैसे अब हमारे मार्केट में पानी की बोतल का डिमांड है, ठीक। तो हम पानी का बोतल को उत्पादित कर रहे हैं, पानी का बोतल। लेकिन अगर पता चला हमारे मार्केट में पानी का जो बोतल है वो प्लास्टिक वाला ज़्यादा डिमांड है और हम बना रहे हैं स्टील वाले, तो हमारा उत्पादन क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। हम उत्पादन किए जा रहे हैं, बस उसका डिमांड नहीं हो रहा है, बस हम उत्पादन किए जा रहे हैं। अगर हम कंटिन्यू बस उत्पादन किए जा रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो रहा है, वो नुकसानदेह है, यानी हमें लॉसेस होंगे। तो उसमें हमें ये भी जानना है किन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना है। अब सेवाएं मान लीजिए जैसे पहले अभी क्या है, अभी डिमांड में LIC चल रहा है, वो क्या है, सेवा है, वस्तु नहीं है। वस्तु क्या थी, हमारी बॉटल थी, वो डिमांडेबल है, हम उत्पादन कर रहे हैं तो वो चलेगा। अब सेवा में जैसे LIC है, वो डिमांडेबल है, तो वो डिमांडेबल है, उसका उत्पादन हो रहा है, रोज़ कोई ना कोई प्लान या कोई ना कोई योजनाएं आ रही हैं LIC की। लेकिन वहीं जो हमारी अलग थी पॉलिसी, ग्रीन प्लस, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बीच में क्या हुई, वो बंद हो गई। तो अगर हम उसमें निवेश करें तो हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह है, यानी नुकसान है, लॉसेस है। तो वो डिमांड में नहीं है, तो वो इसका मतलब क्या हुआ, क्या उत्पादन करना है। अगर किसी चीज़ को अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था का क्या मतलब था, आप लोगों को पहले मैंने ही बताया था कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो आप लोग अगर लेक्चर किए हैं तो आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, एक बार पिछला क्लास देख लीजिए तो आपको ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है, अर्थात वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ सभी आर्थिक क्रियाएं घटित होती हैं, जैसे उत्पादन, उपभोग, आयात निर्यात आदि। तो ये सब क्या है, अर्थव्यवस्था है। लेकिन अब दूसरा पॉइंट क्या है, कितना उत्पादन करना है ना, अर्थात कितनी मात्रा में वस्तु या सेवा का उत्पादन करना है। मान लीजिए मैं प्लास्टिक वो पार्ले जी बिस्किट है, मैं उत्पादन किए जा रहा हूँ, उत्पादन किए जा रहा हूँ, बनाया जा रहा हूँ, लेकिन मार्केट में वो बिक ही नहीं रहा है। या मैं मान लीजिए कोई स्टेशनरी की है, मान लीजिए मैं पेंसिल बना रहा हूँ कोई, बस मैं बनाया जा रहा हूँ लेकिन वो बिक नहीं रहा है। हमें पता होना चाहिए कि हम जब कोई
प्रोडक्ट को उत्पादन कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट का क्या डिमांड है मार्केट में। उसी हिसाब से हमें प्रोडक्शन करना है, उसी हिसाब से हमारे सेवाओं का उत्पादन करना है। जैसे LIC है, LIC अपना उत्पादन कर रही है सेवाओं का, कभी कन्या योजना है, तो कभी वृद्धा पेंशन, वृद्धा योजना है, तो कभी 60+ ईयर वालों के लिए कुछ योजनाएं हैं, IPO है। तो वो सब क्या है, उनकी सेवाएं हैं, तो वो क्या है, वो डिमांडेबल है, इसलिए वो उत्पादित कर रहे हैं। उन्हें पता है हमारा सोर्स यहाँ पे है, यहाँ पे हमारी सेवाएं बिक जाएंगी। उसी प्रकार जैसे अब अमूल का दूध ले लो, वस्तु है, वो उत्पादित कर रहा है, उसे पता है कि हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, हम इतना उत्पादन करेंगे तो हमारा इतना उत्पादन करेंगे तो हमारा इतना उत्पाद बिक जाएगा। उत्पादन और उत्पाद में बहुत अंतर होता है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे अभी तो हम उसे क्लेरिफाई करते चलेंगे क्या क्या होता है। तो उस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, अब हमें पता चलेगा कितना उत्पादन करना है। ठीक, अब आएगा उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य क्या होगा। ठीक है, उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य क्या होगा। उत्पादित, जैसे मैं पानी का बॉटल बनाऊँ, ठीक, कोई पानी का बोतल बनाओ लोकल, मान लीजिए मेरा नाम अमित है, तो मैं अमित के नाम से मैं पानी का बोतल बना दूँ, और मैं वही जो बिसलेरी 10 रुपये का पानी का बोतल बेच रहा है छोटा वाला, मैं 30 रुपये का बेचूँ, तो क्या वो बिकेगा? नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि मेरे से ज़्यादा अच्छे क्वालिटी में किसका है, बिसलेरी का उत्पाद है, वहाँ पे मार्केट में है, ऑलरेडी प्रोडक्ट है, और मैं उसी को प्राइस ज़्यादा करके बेचूँ तो नहीं बिकेगा। लेकिन अगर उसी को मैं एक बैलेंस मूल्य पे बेचूँ, 10 का वो बेच रहा है, मैं 8 का बेचूँ या 10 का ही बेचूँ, तो इतना संभावना है कि हमारा प्रोडक्ट जो है बिकेगा। तो हम क्या करेंगे, तब हम एक सीमा पे निर्धारित करेंगे, एक लिमिटेशन पे निर्धारित करेंगे, इस प्रोडक्ट का इतना कीमत होना चाहिए, इस ऐसा होना चाहिए, इसका डिमांडेबल है, इसका इतना उत्पादन करना चाहिए, इतने उत्पाद मांग है, तो उतने हिसाब से हमें प्राइस डिडक्ट करना है उसका। तो उसी प्रकार अब हमें क्या क्लियर हो गया कि हमें प्राइस क्या रखना है। तो वो क्या हो गया, कितना उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, ठीक, क्या उत्पादन करना है और कितना प्राइस रखना है। ये 3 बातें आप नोट कर लीजिए। ये तीनों बातें क्या हैं, अर्थशास्त्र में बहुत ही ज़्यादा, अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में व्यावहारिक रूप से प्रयोग होते हैं। ठीक है, और इसी पे हमारा क्या आधारित है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हम लोग आगे चलेंगे। पहला अब देखिए, उपयुक्त तीनों निर्णय यदि किसी अर्थव्यवस्था में, देखिएगा लिखा हुआ है, यदि किसी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी कंपनी या किसके द्वारा, निजी कंपनी, एक मिनट, निजी कंपनी या किसके द्वारा, बाजार द्वारा, गलती से यहाँ पे लिख गया है तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, 1 मिनट में करेक्ट कर दे रहा हूँ। निजी कंपनी या बाजार द्वारा क्या किया जाता है, 1 मिनट, यहाँ जो है निजी कंपनी या बाजार होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बाजार द्वारा। यदि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी कंपनी या बाजार द्वारा किया जाता है जिसमें सरकार की भूमिका न्यूनतम हो, उसे क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, यदि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके द्वारा किया जाए, निजी कंपनी या बाजार द्वारा किया जाए या लिया जाए डिसीजन, जिसमें सरकार की भूमिका न्यून हो, यानी बहुत कम हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं,
ऐसी अर्थव्यवस्था या उस अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे यूएस और ये ब्रिटेन है। गलती है थोड़ा सा पीडीएफ में, लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूंगा जहाँ पे कोई मिस्टेक होगा। ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन, इंग्लैंड इत्यादि। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब दूसरा क्या है, और ये जो यदि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी कंपनी बाजार द्वारा लिया जाता है या जिसमें सरकार की भूमिका कितनी हो, न्यून हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये किस पे डिपेंड होता है, अभी आपको तीनों जो पॉइंट बताया मैंने, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, और वस्तु का मूल्य, वस्तु या सेवा का मूल्य कितना रखना है, उस पे ये डिपेंड होता है। अब दूसरा क्या है हमारा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है उसमें क्या क्या था, समाजवादी अर्थव्यवस्था में पहला जो था वो तो पूंजीवादी था। अब समाजवादी पे आइए, यदि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार द्वारा लिया जाए तथा उपयुक्त तीनों निर्णय यदि सरकार द्वारा लिए जाए, तो सरकार द्वारा और किसके द्वारा, निजी कंपनी, सरकार द्वारा तीनों निर्णय लिया जाए और निजी कंपनी और बाजार की भूमिका क्या हो, न्यून हो। समझ रहे हैं, यदि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार द्वारा लिया जाए तथा उपयुक्त तीनों निर्णय यदि सरकार द्वारा लिए जाए, तो उसे सामाजिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और साथ ही इसमें निजी कंपनी और बाजार का क्या भूमिका न्यून हो, तब वहाँ पे क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब कहेंगे सर समाजवादी समाजवादी साम्यवादी से आया होगा, जी नहीं, समाजवादी और साम्यवादी दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। साम्यवादी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, पॉलिटी में पढ़ते हैं, और अपना सोशल जस्टिस या आईआर में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। हमें जानना क्या है, हमें जानना है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, साम्यवादी नहीं। और इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था पूर्व सोवियत संघ में था, आज जो पूर्व में हम उसे क्या बोलते थे, यूएसएसआर, न कि वर्तमान का रसिया। रसिया जो है अभी भी किस पे है, पूंजीवादी संघ है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब तीसरा क्या है, उपयुक्त तीनों निर्णय यदि किसी अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी, उपयुक्त तीनों निर्णय जो मैंने पहले बता दिया, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, और कौन सी वस्तु और सेवा को उत्पादित करना है, क्लियर है, या कितना प्राइस रखना है। ठीक है, क्लियर है, पहला क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किसी वस्तु और सेवा का कितना मूल्य रखना है। उसके निर्णय पे यदि सरकार और निजी कंपनी मिलकर क्या करती है, निर्णय लेती है या कोई डिसीजन निकालता है या कोई रास्ता निकालता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत का अर्थव्यवस्था, एग्जाम्पल में हमारा भारत का अर्थव्यवस्था जो है वो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन आज़ादी के बाद अब ये लागू कब हुआ है ना, अर्थव्यवस्था जो हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो अब पूछेंगे अब ये कब लागू हुआ, तो हमारे यहाँ औद्योगिक नीतियाँ 5 रही हैं, जिसमें आज़ादी के वर्ष के बाद से 1948 में देश में पहली औद्योगिक क्रांति नीति जारी की गई। ठीक है, उस समय के तात्कालिक उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1948 के औद्योगिक नीति की रूपरेखा तैयार की गई। किसके द्वारा,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हमारे क्या थे, वाणिज्य मंत्री थे। औद्योगिक नीति की रूपरेखा तैयार की गई। इसी औद्योगिक नीति में भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया। और हमारे यहाँ 5 औद्योगिक नीतियाँ रही हैं 1948 से 1991 में। मैं आपको ईयर्स बता दे रहा हूँ। आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि कौन कौन सी औद्योगिक नीतियाँ रही हैं और जिस ईयर में रही हैं वो किस पे आधारित रही हैं। तो पहला जैसे हमारा है 1948, दूसरा रहा 1956, तीसरा रहा हमारा 1977, चौथा रहा 1980, पाँचवा 1991। ये सब हमारी क्या रही हैं, औद्योगिक नीतियाँ। 1948, 1956, 1977, 1980 और 1991। तो पहला जो हमारा है 1948 यानी 1948, ये लघु एवं कुटीर उद्योग नीति पे आधारित रहा है। ठीक है, और बाकी के 4 का आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है, इनबॉक्स में, कि कौन कौन से और किस पे आधारित रही हैं। तो हमारा 3 कॉन्सेप्ट, पूंजीवादी, फिर से सुन लीजिए। पूंजीवादी क्या रहा है, जहाँ निजी कंपनी या बाजार द्वारा निर्णय लिया जाए और सरकार की भूमिका न्यून हो, उसे क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे यूएसए, ब्रिटेन, इंग्लैंड इत्यादि। अब आया समाजवादी, जहाँ तीनों नीतियाँ यानी तीनों निर्णय सरकार द्वारा लिया जाए और वहाँ पे किसका, बाजार और निजी कंपनी की भूमिका न्यून हो, तो उसे क्या बोलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर, ना कि रशिया। रसिया जो है वर्तमान में वो क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब आगे चलिए, आगे देख लेते हैं। आगे क्या है हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ तीनों निर्णय में सरकार और निजी कंपनी द्वारा मिलकर कोई क्या लिया जाए, निर्णय लिया जाए, वहाँ पे होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक चार्ट बना लीजिएगा 4 कॉलम का, ये रहा। ठीक है, अब इसमें हम आपको समझा देते हैं होता क्या है। कुछ इसमें थोड़ा सा गलत है तो आपको मैं बता दूंगा। आधार, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, 4 कॉलम बना लीजिए। पहला, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व यानी नियंत्रण या स्वामित्व जिसका भी हो। पूंजीवादी में क्या होगा, निजी, सरकार, और ये गवाह नहीं है, बाजार है। बाजार, उत्पादन के स्वामित्व पर समाजवादी में, पूंजीवादी में क्या होगा, निजी कंपनी और बाजार। समाजवादी में क्या होगा, सरकार, और मिश्रित में क्या होगा, निजी, सरकार नहीं, दोनों की स्वामित्व होती है। पूंजीवादी में क्या होता है, उत्पादनों के साधनों पर स्वामित्व किसका होता है, निजी, सरकार और निजी कंपनी और बाजार का। किसमें, पूंजीवादी में। समाजवादी में सरकार का होता है सीधा सीधा। मिश्रित में क्या होता है, निजी कंपनी और सरकार दोनों का होता है, अभी मैंने बताया। आर्थिक निर्णय, बाजार। समाजवादी में क्या होता है, लोक कल्याण, और मिश्रित में क्या होता है, संयुक्त। सरकारी हस्तक्षेप यानी पूंजीवादी में क्या था, सरकार का प्रभाव कम था, तो वहाँ पे क्या हमने लिख लिया, न्यून। समाजवादी में सरकार का प्रभाव अधिक, क्योंकि वहाँ पे किसका कमी था, किसका कम था, बाजार और निजी कंपनियों का। और मिश्रित में क्या होगा, सीमित, है ना, कम या सीमित सीधे बोल सकते हैं। उत्पादन का
उद्देश्य पूंजीवादी क्या करता है, अपना अगर पूंजी लगाया है तो उसे सीधा सीधा है कि हमें क्या कमाना है, मुनाफा कमाना है। जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है ना, प्रोडक्ट बनाया तो हमें क्या चाहिए, मुनाफा चाहिए। कितना मैंने 200 लगाया, 200 लगा दिया तो मुझे कितना चाहिए, 300 चाहिए 300 400 चाहिए, तो मुनाफा अधिक रहेगा। समाजवादी में सरकार पूंजी लगाएगी तो वो क्या होगा, अनुकूल रहेगा कि हमें न ज़्यादा मुनाफा चाहिए या ना वो चाहिए, अनुकूल वातावरण रहेगा। और मिश्रित में क्या होगा, कम या सीमित। संसाधनों का दोहन कौन करता है अधिक, पूंजीवादी। सरकार कम या सीमित, मिश्रित में कम। निजीकरण का और एक ये है निजीकरण को बढ़ावा सर्वाधिक कौन देगा, पूंजीवादी। सरकार कम देगी और मिश्रित अर्थव्यवस्था तो कम ही देगा। ठीक है। अब पर्यावरण का नुकसान सर्वाधिक पूंजीवादी, सरकार कम, मिश्रित में कम। अब एक क्वेश्चन था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य का निर्धारण बाजार द्वारा होता है। मूल्य का निर्धारण क्या होता है, बाजार द्वारा होता है, अर्थात मांग और आपूर्ति द्वारा। यह उत्पादक बड़ी मात्रा में बाजार में अधिक कीमत में वस्तु विक्रय करने का उद्देश्य रखता है। कौन, कम कीमत में बड़ी मात्रा में उत्पादन। जैसे चाइना के ले लो, उसका प्रोडक्ट कितना है, बहुत ज़्यादा है। वो कौन सा देश है, पूंजीवादी है। पूंजीवादी, उसने पूंजी लगाया। जैसे अभी हमारे यहाँ क्या कोई खिलौना मिल रहा है, 400 रुपये में खिलौना मिल रहा है, प्ले टॉय मिल रहा है 400 रुपये में, और कोई चाइना का है कितने मिलेगा, 200 में। तो हमें कौन सा प्रीफर करेंगे, कम पैसे में ज़्यादा उत्पाद। तो ये क्या करता है, पूंजी लगा दिया, पूंजी लगाया, कम पूंजी लगाया और ज़्यादा उत्पाद, ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है। तो पूंजीवादी का क्या था सीन, पैसा लगाना और मुनाफा कमाना। ठीक है। तो वही बोल रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य का निर्धारण बाजार द्वारा होता है, अर्थात मांग और पूर्ति द्वारा। ठीक है। यानी मांग और पूर्ति किसके, बाजार के मांग की आपूर्ति। यहाँ उत्पादक बड़ी मात्रा में बाजार में अधिक कीमत में वस्तु विक्रय करने का उद्देश्य रखता है। क्रय विक्रय क्लियर है। विक्रय यानी बाहर बेचना, क्रय माने खरीदना। वही दूसरी ओर, यहाँ ओर है, मोर नहीं है, सॉरी, मोर आ गया पता नहीं कहाँ से। यहाँ दूसरी ओर, कम कीमत में अधिक वस्तु प्राप्त करने का उद्देश्य रखा जाता है। ठीक है। कम कीमत में अधिक वस्तु प्राप्त करने का उद्देश्य रखा जाता है। क्लियर। आगे चलते हैं, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे आते हैं। अब देखिए, ये जो है डेट है ISPT में 1900, ये IS 57 तो पेज नंबर है, और ISPT में 12/3 ये 2013 में पूछा गया है। क्लियर है। 2013, 2012 और 2003 में ISPT में क्वेश्चन पूछा गया था घुमा घुमा के, कि बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, या खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ये ISPT का क्वेश्चन है और 3 बार पूछा गया है, 2012, 3 और 13, सॉरी 12, 13, 3 और 13। अब बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, अब 20 में भी पूछा गया था ये ISPT में। तो बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इंपोर्ट और एक्सक्लोज एंड ओपन इकोनॉमी। ठीक है। पहला निर्यात और आयात, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक, ये जान लेते हैं पहले निर्यात और आयात क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो पहला क्या है, निर्यात और आयात। जब वस्तु और सेवा को देश के घरेलू सीमा के बाहर विक्रय किया जाता है, यानी बेचा जाता है, तो उसे निर्यात कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ से क्या क्या बिकता है, कुछ तो बिकता होगा, गेहूँ। गेहूँ कहाँ बिकता है,
अमेरिका में बिकता है। चीनी चीनी एक्सपोर्ट होता है ना, एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है, बेचा जाता है, वो सब क्या है? एक्सपोर्ट है। और जब विदेशों से वस्तु और सेवा को देश की घरेलू सीमा में क्रय, या सॉरी क्रम नहीं है, क्रय है यहाँ पे, क्रय करके लाया जाता है तो उसे आयात कहते हैं। जैसे सीधे सीधे सिंपल सा कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, कभी हम ईरान से ख़रीद रहे हैं तो कभी हम अमेरिका से ख़रीद रहे हैं तो कभी हम कहाँ से, रशिया से ख़रीद रहे हैं, तो ये क्या करते हैं? आयात करते हैं। ऐसे ही बहुत सारी वस्तुओं का आयात और निर्यात करते हैं। अब आता है बंद अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था जहाँ आयात और निर्यात दोनों पे प्रतिबंध हो, दोनों पे प्रतिबंध हो या सीमित मात्रा में हो। वह अर्थव्यवस्था जहाँ आयात और निर्यात दोनों पे प्रतिबंध हो या सीमित मात्रा में, यहाँ पे दोनों पे या नहीं है, यहाँ पे है दोनों, दोनों पर प्रतिबंध हो या सीमित मात्रा में हो। जैसे उत्तर कोरिया से बहुत कम लोग क्या करते हैं? आयात और निर्यात करते हैं। और वर्तमान में जो यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध छिड़ा था, उस बीच आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि रूस पर क्या लागू हुआ? ऑटर्की शब्द का प्रयोग किया गया। ऑटर्की शब्द का सीधा सीधा अर्थ होता है बंद अर्थव्यवस्था। ऑटर्की शब्द का सीधा सीधा मतलब होता है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का सीधा मतलब होता है आयात और निर्यात दोनों क्या हो? सीमित मात्रा में हो या पूरी तरीके से बंद हो, आयात और निर्यात होता ही ना हो। ठीक है, क्योंकि इस युद्ध के कारण अमेरिका समेत कई देशों ने रूस पर क्या लगाया? आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, व्यापार प्रतिबंध या आयात और निर्यात पे प्रतिबंध लगाया। खुली अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जहाँ आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध ना हो। जैसे हमारा भारत सभी जगहों पे क्या करता है? बताइए। आयात और निर्यात करता है। चाइना के साथ भी आयात और निर्यात है, पाकिस्तान के साथ भी है, हमारे पड़ोसी देशों के साथ साथ विश्व में बहुत सारे देशों से हमारा आयात और निर्यात होता है। जैसे अब चाइना से बहुत सारी अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान आते हैं। ठीक है, और ये जो है खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है, वो खुली अर्थव्यवस्था हो गई, जिससे हमारा सभी जगह पे क्या होता है? आयात और निर्यात ओपन तरीके से होता है, कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा होता है। अब आता है वास्तविक क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र। वास्तविक क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र, रियल एंड फाइनेंशियल। रियल और फाइनेंशियल। वास्तविक क्षेत्र वह होता है जहां वस्तु और सेवा का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से जीडीपी में वृद्धि करता है, यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक। बताइए कुछ तो आप लोग कमेंट करके बताइए। वैसे क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, में क्या करता है? सीधे सीधे वृद्धि करता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक या तृतीयक क्षेत्रक, मैंने पीछे ही पढ़ा है। लेकिन तृतीयक क्षेत्रक में बैंक, बीमा और शेयर और बॉन्ड को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये हमें अप्रत्यक्ष रूप से कभी भी जीडीपी में योगदान देते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, बैंक हो गया, बीमा हो गया, शेयर हो गया, ये मैं आपको आगे वाले टॉपिक पे पढ़ाऊँगा कैसे ये अप्रत्यक्ष रूप से जीडीपी में योगदान देते हैं। ठीक है, तो वास्तविक क्षेत्र उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से जहाँ वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक
बीमा और शेयर बाजार वित्तीय क्षेत्र के भाग होते हैं, ठीक है, क्योंकि वह जीडीपी में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हैं किंतु प्रत्यक्ष रूप से नहीं देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट, गिग अर्थव्यवस्था। गिग इकोनॉमी, यहाँ जिग नहीं है, गिग है, सॉरी। गिग है, गिग, नोट कर लीजिएगा, गिग अर्थव्यवस्था। गिग, गिग क्या है? गिग अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहाँ रोजगार प्रोजेक्ट आधारित होता है। जैसे कोई जैसे मैं हूँ, मैं एक फ्रीलांसर की तरह पढ़ा रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक कॉलेज है इलाहाबाद में IERT, वहाँ भी पढ़ाता हूँ। तो मैं किसी तरीके से प्रतिबंधित नहीं हूँ, मैं यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ और IERT में भी पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहीं अगर ऐसे किसी कोचिंग में पढ़ाता तो वो क्या करते हैं, एक बॉन्ड साइन कराते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ ही पढ़ाइए। तो वो क्या होता है, एक बॉन्ड हो जाता है कि मैं सिर्फ वहीं पढ़ाता, मैं एक बहुत जगह नहीं पढ़ा पाता। और जो प्रोजेक्ट आधारित कार्य होता है वो प्रोजेक्ट बेस और आपके शैक्षणिक योग्यता, कार्य योग्यता, कुशलता और स्किल पे आधारित होता है। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और मैं किसी जगह फाउंडेशन नहीं हूँ, मैं और कहीं भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये रहेगा कि 3 महीने में मुझे कोई कार्य किया, मैंने 3 महीने में सिलेबस ख़त्म किया, फिर दूसरे जगह चला गया पढ़ाने, फिर तीसरे जगह पढ़ाने चला गया। लेकिन अगर कहीं बॉन्ड पे साइन हो गया तो मैं अगर 3 घंटे पढ़ा रहा हूँ तो मैं 3 घंटे वहीं पढ़ाऊँगा, एक ही संस्था में। तो वो क्या है, मेरा स्थित है। लेकिन अगर मैं 3 घंटे पढ़ा रहा हूँ 3 अलग अलग जगह पे, 3 अलग अलग प्रोजेक्ट, 3 अलग जगह एक ही सब्जेक्ट 3 अलग अलग कोचिंगों में पढ़ा रहा हूँ, तो वो क्या है, मेरा प्रोजेक्ट है। और वहाँ क्या होता है, प्रोजेक्ट पे स्किल पे आधारित होता है और स्किल आधारित आपको पेमेंट मिलता है। यानी आपका कोर्स पूरा हुआ, आप पेमेंट लीजिए जाइए। तो ये होता है। जैसे गिग अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है। और हाँ, दूसरी, और ये भारत में इसका विस्तार बहुत ज़्यादा हो रहा है। अमेरिका में 30% के आसपास है, तो भारत में 75%। और भारत में महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा गिग अर्थव्यवस्था का विस्तार देखा जा सकता है, क्योंकि वो क्या चाहती हैं कि मन मुताबिक काम मिल जाए। फ्रीलांसर, जैसे फ्रीलांसर क्या करते हैं, घर पे बैठे बैठे, जैसे ऑटोकैड आर्किटेक्ट है, घर पे बैठे बैठे किसी मकान का आर्किटेक्ट किया, बेच दिया। कहीं वहाँ से खाली हुआ तो कहीं साइड पे चला गया, वहाँ पे अपना डिज़ाइन कर रहा है। तो वो क्या है, फ्रीलांसर है ना। तो महिलाएं क्या कर चाहती हैं कि 4-5 घंटे कार्य करें और फिर घर को संभालें। तो ये क्या है, गिग अर्थव्यवस्था है। लेकिन इसके नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं। नुकसान ये है, ये असंगठित क्षेत्र का बढ़ावा देता है। लेकिन फ़ायदा ये है, ये बेरोज़गारी को कम करता है और रोज़गार देता है ना। तो आगे इसमें अभी आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। जैसे गिग अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहां रोज़गार प्रोजेक्ट आधारित होता है। सब एक व्यक्ति या एक से अधिक प्रोजेक्ट कर सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक प्रोजेक्ट कर सकता है। मैंने जैसे बताया, मैं यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ, IERT कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो वो हमारा प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट व्यक्ति की कार्य कुशलता, दक्षता, तकनीकी जानकारी, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दिया जाता है। जैसे ही व्यक्ति अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर लेता है तो कंपनी उस पर क्या कर देती है, उसे मुक्त कर देती है। क्या देकर, उसका पेमेंट देकर। भारत में वर्तमान बाजार निवासी, ठीक है, या भारत के निवासियों में, गलती हो गई है, भारत में वर्तमान में यह व्यवस्था है। यहाँ पे वर्तमान में यह व्यवस्था, कट कर लीजिएगा इसको, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यह वर्तमान में यह व्यवस्था या यह कार्य तेजी से प्रसार हो रहा है। कार्य का तेजी से प्रसार हो रहा है, का लिखा हुआ है वहाँ पे। भारत में वर्तमान में इस कार्य का
तेज़ी से क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। अमेरिका में गिग अर्थव्यवस्था में लगभग 30% श्रमिक बताया, जबकि भारत में 75% श्रमिक गिग अर्थव्यवस्था में है। इस प्रकार भारत में गिग अर्थव्यवस्था अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र के श्रमिक शामिल हैं। जैसे ओला कैब ड्राइवर, ओला वाले को बुक करिए, ओला वाला एक ही इंसान को बुक करिए, ओला बुक करिए, ऊबर बुक करिए, दोनों में चला आएगा। रैपिडो बुक करिए, उसमें भी चला आएगा। तो उससे आप पूछेंगे तो कहेगा ये मेरे कुशलता पे आधारित है, और उसकी कुशलता क्या है, ड्राइवरिंग। शैक्षणिक योग्यता नहीं है, ड्राइवरिंग इसकी योग्यता है, और उसी आधार पे वो कई कंपनियों में काम कर रहा है। गिग अर्थव्यवस्था का लाभ यह है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़ाता है, ठीक है, और बेरोजगारी कम करता है, ये इसकी फ़ायदे हैं। जबकि इसमें बहुत बड़ी चुनौती क्या है, असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देता है, ठीक। भारत में वर्तमान में गिग अर्थव्यवस्था की ओर महिलाएं अधिक आकर्षित होती हैं, क्योंकि महिलाएं यहाँ क्या करती हैं, मन मुताबिक कार्य पाती हैं, जैसे घर में काम करना, पार्ट टाइम जॉब करना इत्यादि, ये सब। और ये क्वेश्चन आईएएस मेंस में 2021 में पूछा गया था, जीएस के पेपर 2 में। और हाँ, इसमें आपको 2 चीज़ें और आई होंगी कि ये असंगठित क्षेत्र क्या हैं और संगठित के क्षेत्र क्या हैं। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।